बच्चों आज हम इंटीग्रेशन शुरू करेंगे और इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। अब डिफरेंशिएशन को डेरिवेटिव कहते थे और इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का एंटी होता है, ठीक है। अब बच्चों प्लस का एंटी कौन होता है? माइनस होता है। मल्टीप्लिकेशन का एंटी डिवीजन होता है। ठीक वैसे ही डिफरेंशिएशन का एंटी इंटीग्रेशन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी चीज़ में कुछ ऐड करते हैं, जैसे मान लो बच्चों 2 ऐड किया हमने, ठीक है, और आप 2 सब्ट्रैक्ट कर दे, मतलब 2 एंटी चीज़ों को अगर आप एक साथ अप्लाई करेंगे ना तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और फिर वापस से आपको वही चीज़ मिल जाती है जो पहले थी। क्लियर है? यानी 10 में आप 2 ऐड करेंगे और फिर 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, वापस से आपको 10 मिल जाएगा। वैसे ही बच्चों यहाँ भी अगर मान लें कि 10 में आपने 2 को मल्टीप्लाई किया और फिर उसकी एंटी मतलब डिवीजन आप 2 से डिवाइड कर दें, फिर वापस से आपको 10 मिल जाएगा ऑब्वियसली, है ना बच्चों। तो याद रखोगे 2 एंटी चीज़ें एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर देती हैं। ठीक वैसे ही किसी फंक्शन को आप एक बार डिफरेंशिएट करिए फिर उसको इंटीग्रेट करिए, मतलब दोनों एंटी चीज़ें आप एक ही साथ अप्लाई कर दीजिए तो वापस से आपको वही फंक्शन मिल जाएगा। और हम एग्जाम्पल के जरिए ये सब देखेंगे भी कि किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करके जब उसको फिर से इंटीग्रेट करते हैं वापस से हमको वही फंक्शन मिल जाता है। तो बच्चों याद रखोगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का एंटी होता है या इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का एंटी होता है, दोनों एक दूसरे के एंटी होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम एक्चुअली 2 टाइप का इंटीग्रेशन देखते हैं, है ना। एक देखते हैं हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है बच्चों, और जो दूसरा है वो है डेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन। क्लियर है? अच्छा, इनको डिनोट कैसे करते हैं, है ना। तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों को डिनोट करने में। इसको डिनोट कुछ इस तरीके से किया जाता है, ये ऐसे एक सांप टाइप का एक सिंबल यूज किया जाता है ना। और यहाँ पे अब जैसे मान लें कि डिफरेंशिएशन को आपको याद होगा ऐसे dy/dx से डिनोट करते थे, नहीं बच्चों? ठीक है, तो इसको डिनोट करते हैं ऐसे y × dx से। वहाँ dx डिवीजन में होता था, यहाँ dx जो होगा वो y के साथ मल्टीप्लिकेशन में होगा। इज इट क्लियर? तो कुछ इस तरीके से हम दिखाते हैं। इसको कहा जाता है साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो सांप टाइप का आपको दिख रहा है इसको कहते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है बच्चों। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उसको देखते हैं कि उसको हम कैसे डिनोट करेंगे। ऐसे ही डिनोट करते हैं इसको भी, y × dx से ही डिनोट करते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ नीचे में ना ऐसे कुछ a और ऊपर में कुछ b लिखा जाता है, इसको कहा जाता है लोअर लिमिट। क्या कहते हैं बच्चों? लोअर लिमिट। एंड ऑब्वियसली इसको क्या कहते होंगे? तो अपर लिमिट कहते हैं, ठीक है। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन में ना लोअर लिमिट और अपर लिमिट रखा जाता है, लेकिन इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में ये नहीं रखा जाता है। एंड ऑब्वियसली बच्चों ये जो y है ना, वो फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। जैसे मे बी कि आप इसकी जगह पे आपको मन करे तो आप x² रख दे। अरे बच्चों जैसे dy/dx जब हम करते थे तो y की जगह पे कोई फंक्शन ऑफ x ही रखते थे ना। जैसे कभी हम इसकी जगह पे x² रख देते थे, कभी इसकी जगह पे sin x रख देते थे, कभी e⁻x रख देते थे, कभी ln x रख देते थे, ठीक है। तो ये जो y होना चाहिए वो फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। जब आप इंटीग्रेट कर रहे होंगे तो यहाँ y नहीं लिखेंगे आप, y की जगह पे x² लिख सकते हैं, y की जगह पे आप sin x लिख सकते हैं, y की जगह पे आप e⁻x लिख सकते हैं। आई बात समझ में? y इज़ द फंक्शन ऑफ x हियर, ठीक है। तो ये तो हो गया कि हम इसको डिनोट कैसे करते हैं। अब चलिए बच्चों हम जल्दी से, जैसे आपको याद होगा कि डिफरेंशिएशन के हमने कुछ रूल्स देखे थे शुरू में और बाद में हमने देखा था कि डिफरेंशिएशन का यूज़ क्या होता है, ठीक है। वैसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे। पहले हम इंटीग्रेशन के कुछ रूल्स देखेंगे, ठीक है, और उसके बाद देखेंगे कि इंटीग्रेशन का इस्तेमाल हम फिजिक्स में कहाँ करते हैं। बच्चों डिफरेंशिएशन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा था, लेकिन इंटीग्रेशन में उतना टाइम नहीं लगेगा। आप मान के चले तो जस्ट आधा टाइम लगेगा, है ना। हालांकि इंटीग्रेशन पूरे मैथमेटिक्स का सबसे टफ सेक्शन माना जाता है, सबसे टफ माना जाता है ना। और कहा जाता है कि अगर IIT ने किसी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आपसे पूछा है तो आप उसको सबसे लास्ट में ट्राई करें। अगर टाइम बच गया तभी ट्राई करें, नहीं तो छोड़ दें आप उसको, है ना। क्योंकि हो सकता है कि आपका बहुत सारा टाइम किल भी हो जाए और अल्टीमेटली आपका आंसर भी नहीं आएगा। और डिफरेंशिएशन को पूरे मैथमेटिक्स का सबसे आसान सेक्शन माना जाता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम सबसे टफ सेक्शन
अब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेकिन आप बिल्कुल मत घबराएं बच्चों, ठीक है। हम बस उतना देखेंगे जितना हमारे फिजिक्स में ज़रूरत है, ठीक है। और मैं सही बताऊं ना तो आपको ये डिफरेंशिएशन से भी आसान लगेगा, क्योंकि हम बहुत डीप में जाएंगे ही नहीं, है ना बच्चों। ये खतरनाक चीज़ है, ठीक है। और किसी ने भी ये साइन दिया है ना, सांप वाला साइन, ये सोच समझ के दिया है। मान लो बच्चों कहीं अगर तुमको सांप दिखाई दे तो उसको छेड़ने जाते हो क्या? बस ऐसे ही दूर से देख के भाग जाते हो वहाँ से। तो हम भी थोड़ा दूर से ही इसको देखेंगे, बहुत डीप में नहीं जाएंगे। बहुत डीप में जाएंगे बहुत टाइम भी लगेगा, ठीक है, और उसकी कोई खास रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो क्या हम शुरू करें बच्चों? इसमें भी जो पहला रूल है वो है पावर रूल। आपको याद आ रहा होगा कि जब हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था तो सबसे पहले पावर रूल पढ़ा था। तो मान लें कि x टू दी पावर n इंटू dx लिखा हुआ है बच्चों, y की जगह पे हमने x टू दी पावर n लिखा है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो जो आता है उसको हम डायरेक्ट याद रखेंगे। बच्चों डिफरेंशिएशन में क्या किया था हमने? पहले हम पावर को नीचे लेके आए थे और फिर पावर में से 1 माइनस किया था। यहाँ उल्टा काम होगा। अब हम पावर में से 1 माइनस नहीं, पावर में 1 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों? n+1, ठीक है। और उसमें क्या किया था डिफरेंशिएशन में? पावर को नीचे ला के मल्टीप्लाई किया था ना, इसमें पावर को नीचे ला के डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये जो पावर आपको दिखाई दे रहा है आप इसी पावर से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे +c लिखा जाता है। ये एक कांस्टेंट है और ये कितना होता है, चाहे ये क्यों लिखा जाता है, ये सब हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए बस जो भी आंसर आएगा आप उसमें +c लगा देंगे। इज इट क्लियर? तो एक बार फिर से बताएं, x टू दी पावर n dx का इंटीग्रेशन आप कैसे लिखेंगे? तो पावर में 1 ऐड करेंगे और इसी पावर से डिवाइड करेंगे, याद रखेंगे। और ऑब्वियसली ये तो याद हो ही जाएगा आपको जैसे जैसे हम एग्जाम्पल्स करते जाएंगे, है ना बच्चों। तो x टू दी पावर 5 dx का इंटीग्रेशन जल्दी से बताएं तो कितना होगा? जल्दी बताएं बच्चों, पावर में 1 ऐड करना है तो ये बन जाएगा 5 + 1 और फिर इसी पावर से डिवाइड करना है एंड +c लिखें। तो ये लिखने की जरूरत थोड़ी थी, हम तो इसको डायरेक्ट लिख सकते थे x टू दी पावर 6 डिवाइडेड बाई 6, है ना, एंड +c। तो ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। सही है बच्चों। चलिए हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है बच्चों, चलिए इसको दूसरे कलर से लिखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x टू दी पावर 5 इंटू dx। क्लियर है? चलिए सॉल्व करें जल्दी, वीडियो को पॉज करें, खुद से सॉल्व करें इसको पहले, है ना। चलिए ठीक है, अब हम देख लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहले इसको x टू दी पावर n के फॉर्म में लेके आना होगा, वही काम जो हमने डिफरेंशिएशन में किया था। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप इसको नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो ये x टू दी पावर -5 dx बनेगा, है ना। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो आपको पावर दिखाई दे रहा है उसमें 1 ऐड करेंगे और बच्चों फिर इसी पावर से डिवाइड करेंगे, यानी -5 + 1 एंड जो आंसर आएगा उसमें हम c लगा देंगे। तो ये क्या लिखा हुआ है बच्चों? तो x टू दी पावर ये -4 हो जाएगा ना, एंड डिवाइडेड बाई -4, ठीक है। इस माइनस साइन को आप ऊपर लेके चले जाएं, ठीक है। और x टू दी पावर -4 को अगर आपको मन करे तो आप नीचे लेके आ सकते हैं। तो ये बन जाएगा 4, अरे 4 तो नीचे था ही, x टू दी पावर -4 जब नीचे आएगा तो ये x टू दी पावर 4 बन जाएगा। और क्या आ गया आपका आंसर? -1/4 x टू दी पावर 4, ठीक है। हाँ एक गलती हो गई ना बच्चों, क्या गलती हो गई जल्दी बताएं? तो +c हमने यहाँ भी छोड़ दिया था एंड +c हमने यहाँ भी छोड़ दिया था। आप यकीन माने अगर आप +c छोड़ देंगे ना तो पूरा काट के आपको 0 नंबर मिल जाएगा। आप बात समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ y = x² और कहीं लिखा हुआ y = x² + 5, क्या दोनों सेम चीज़ है? बिल्कुल नहीं। अगर मान लो कि सही आंसर ये है और किसी ने ये छोड़ दिया तो गलत है, उसका काट दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको +c कभी नहीं छोड़ना है, ठीक। आगे बढ़े बच्चों, जल्दी बताएं। चलिए तो जो अगला क्वेश्चन है वो कहता है कि इंटीग्रेट करें √x, इसको इंटीग्रेट करें जल्दी से, ठीक है। वीडियो पॉज करें, ट्राई करें, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपने देख लिया होगा। अब हम देखते हैं। तो बच्चों √x को क्या हम x टू दी पावर 1/2 लिख सकते हैं? सब देखा है डिफरेंशिएशन में हमने, है ना, dx, ठीक है। अब क्या करें? अब इंटीग्रेट करना शुरू करें क्योंकि x टू दी पावर n के फॉर्म में आ चुका है। तो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? पावर जो होता है उसमें 1 ऐड करते हैं और फिर इसी पावर से डिवाइड करेंगे, यानी 1/2 + 1 एंड +c लिखेंगे। और बच्चों 1/2 + 1 जो होगा वो 3/2 होगा। तो x टू दी पावर 3/2 एंड डिवाइडेड बाई, ये भी तो 3/2 हो जाएगा एंड +c। अब देखें ये 2 जो है वो ऊपर जाएगा, तो जो ओवरऑल आपका आंसर होगा वो 2/3,
ठीक है ना बच्चों, ये ऊपर गया x⁻³ कुछ इस तरीके से आया। सही है ये, चलिए ठीक है, इतना आंसर होगा। अच्छा मन करे ना तो इसका थोड़ा और मेकअप कर सकते हैं हम लोग। कैसे कर सकते हैं देखते हैं। 2/3 को रहने देते हैं ना, और क्या हम इसको x³ का पावर 1/2 लिख सकते हैं बच्चों? फिर से ये मिल के 3/2 ही हो जाएगा। एंड 2/3 और किसी भी चीज़ का पावर 1/2 रूट हो जाता है, तो किसका रूट हो जाएगा बच्चों? तो x³ का। ये थोड़ा ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है, मतलब इससे तो ज़्यादा सुंदर दिख रहा है ये, है ना बच्चों? तो आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ तक भी आप छोड़ देते हैं, आंसर आपका सही था। हाँ कैसे सही था बच्चों? +c तो हमने लिखा ही नहीं, देख रहे हैं बार बार छूट जा रहा है, लेकिन आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है? हर स्टेप में आपको +c लिखना होगा, ठीक है ना बच्चों? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है वो देखते हैं। 1/√x दिया हुआ है, वीडियो पॉज करें, जल्दी से ट्राई करें, ठीक है? अब हम देखते हैं, ठीक है ना बच्चों? तो क्या है बताएं, जल्दी बताएं, क्या करें इसको? हम नीचे से ऊपर लेके जाएं, तो यहाँ पर जब ये नीचे है तो x⁻1/2 है, ऊपर जाएगा तो x⁻−1/2 इंटू dx, ठीक है? वही घिसा-पिटा काम करना है हमको। जो भी हमारा पावर है उसमें 1 ऐड करना है, और फिर इसी पावर से हमको डिवाइड करना है। पावर ऐड करने के बाद जो पावर में 1 ऐड करने के बाद जो आपको पावर मिल रहा है, उसी पावर से आपको डिवाइड करना है, और आंसर में +c लगाना है। क्लियर बच्चों? अब इसको ध्यान से देखें। ये वाली जो चीज़ है ना, ये बन जाएगी आपकी 1/2, सही है? 1/2 बनेगी, तो ये हो गया x⁻1/2 एंड डिवाइडेड बाई 1/2 +c। अब बच्चों ये 2 ऊपर जाएगा, ठीक है? और x⁻1/2 को हम √x लिख सकते हैं, तो ये जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका 2√x +c। इज इट क्लियर? बताएं जल्दी। तो क्या अब हम आगे बढ़ें बच्चों? यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन ऑफ dx निकालना है, ठीक है? तो देखो अब तक जितने भी हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें हम हमेशा x का पावर ढूंढते थे। जैसे x का पावर एक जगह हमको 5 मिला था पहले वाले क्वेश्चन में, दूसरे वाले में x का पावर -5 मिला था, तीसरे वाले में x का पावर 1/2, चौथे वाले में x का पावर -1/2। यहाँ x का पावर क्या है भाई? तो यहाँ तो हमको x दिखाई दे ही नहीं रहा है इस dx के बगल में, है ना? लेकिन बच्चों आप ध्यान से देखें तो यहाँ 1 छुपा हुआ है ना, और 1 को क्या हम x⁻0 नहीं लिख सकते हैं क्या? अगर कोई हमसे ज़बरदस्ती करके पूछे कि यहाँ dx के बगल में x का पावर कितना है, तो आप बता देंगे x का पावर 0 है, क्योंकि x का पावर 0 1 हो जाएगा, और ये अल्टीमेटली dx से लिखा हुआ है ना? लेकिन इससे फ़ायदा ये हुआ कि हमको x का पावर दिखने लगा, है ना बच्चों? अब हम क्या करें बताएं, इसको कैसे सॉल्व करें? तो पावर में 1 ऐड करते हैं, तो 0 + 1 डिवाइडेड बाई 0 + 1 एंड +c, बिल्कुल लिखना होगा आपको +c। अब बताएं x⁻1, तो x⁻1 x ही होता है, एंड डिवाइडेड बाई 1, तो वो क्या लिखना, रहने देते हैं +c। तो इससे ये प्रूफ होता है बच्चों कि इंटीग्रेशन ऑफ dx जो होगा ना वो x + c होगा। तो जल्दी से आप बताएं इंटीग्रेशन ऑफ dy कितना? y + c होगा। आप बताएं तो इंटीग्रेशन ऑफ dz कितना? z + c होगा। इंटीग्रेशन ऑफ बच्चों d हाथी कितना होगा? ये भी बताएं जल्दी, हाथी कितना होगा? तो हाथी + c होगा। अब बात को समझ रहे हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आगे चल के हम देखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ d भी तो v होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt तो t होगा। खूब देखेंगे आगे चल के, ठीक है? याद रखेंगे आप? हाँ +c आप लगा देंगे। इज इट क्लियर? याद रखेंगे? तो हम आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हम अपने नेक्स्ट रूल पे। तो बच्चों अगला रूल जो है वो कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल है, जो कहता है कि कांस्टेंट्स, है ना बच्चों, डोंट पार्टिसिपेट इन इंटीग्रेशन। आपको याद है बच्चों कांस्टेंट डिफरेंशिएशन में भी पार्टिसिपेट नहीं करता था, ये इंटीग्रेशन में भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसका मतलब हुआ कि अगर आपको कहीं लिखा हुआ है कि आप इंटीग्रेट करें, है ना बच्चों? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 4x⁵ dx को इंटीग्रेट करें, इसको इंटीग्रेट करें, तो बच्चों हम क्या करेंगे? ये जो कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल देंगे, तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा, और अंदर में क्या बच जाएगा? x⁵ dx। क्लियर? अब देखें जल्दी, 4 को रहने दें और इसको इंटीग्रेट करने तो हमको आता है,
पावर में 1 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा और फिर इसी पावर से डिवाइड कर देंगे। बच्चों बात समझ रहे हैं आप? ये कर देंगे एंड प्लस सी भी तो लिखना होगा, ठीक है। अब देखें ध्यान से, ये थोड़ा सा काट छांट करेंगे तो ये बन जाएगा 2/3, तो 2x टू दी पावर 6/3 एंड प्लस सी। सिंपल सी बात है, मतलब ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, है ना। चलिए एक और दिया हुआ है उसको भी देख लेते हैं। कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 5dx, सिंपल 5dx, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 5dx बताएं बच्चों। 5 पार्टिसिपेट नहीं करेगा, अरे 5 पार्टिसिपेट नहीं करेगा और सिर्फ dx बचाना। और dx का इंटीग्रेशन कितना होता है? dx का इंटीग्रेशन कितना होता है? x होता है ना, तो आप यहाँ पे लिख देंगे x और प्लस सी। देखो ऐसा नहीं है बच्चों कि ये लिखने की ज़रूरत है आपको, dx के इंटीग्रेशन की जगह पे x प्लस सी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब जो फाइनल आंसर आएगा ना, जो फाइनल आंसर आएगा आप उसमें सी लगा देंगे, वो भी सही है। आप ऐसे भी करके सी लगाएंगे, वो भी सही है। अरे यार तुम समझ नहीं रहे, देखो एक मिनट फिर से बताता हूँ मैं। 5 पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब dx का इंटीग्रेशन आप बोलेंगे कि सर x प्लस सी होता है, तो ऐसे लिखिए ना, x प्लस सी। तो कोई बात नहीं है, आप इसको सॉल्व करें तो क्या मिलता है? 5x प्लस 5c। ये भी तो कांस्टेंट ही ना है, अरे कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट कांस्टेंट ही आएगा। आप बात समझ रहे हैं? तो इसीलिए ज़रूरत नहीं है कि इस c को हम सब के साथ रखें, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आप सिंपल इतना याद रखें कि dx का इंटीग्रेशन कितना, तो x। अब प्लस सी तो ऐसे ही याद रहता है, तो आप सिंपल यहाँ x लिख दें और जो आंसर आया उसमें आप c लगा देंगे, तभी काम चल जाएगा, ठीक है। चलिए तो एक बात याद रखना बच्चों, यहाँ बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। सिर्फ कांस्टेंट है ना, तो उनको डिफरेंशिएशन वाला याद आ जाता है। उनको लगता है कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। जी नहीं, अगर कहीं आपको कांस्टेंट दिखाई देना तो जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो जैसे 5 दिख रहा है तो 5x आ जाएगा। और यहाँ कौन सा वेरिएबल आता है? ये वाला वेरिएबल है। जैसे मैं आपको और बताता हूँ, मान लें कि कहीं लिखा हुआ है 6 × dt, इसको इंटीग्रेट करना है तो जो आंसर होगा ना वो 6t हो जाएगा। जो वेरिएबल यहाँ है वही वेरिएबल हम लिखते हैं, उसके बाद आप प्लस सी लगा देंगे, फाइनल आंसर में सी लगाते हैं। बात समझ आई? तो अब कभी गलती से ऐसा ना कर दे कि 6 का इंटीग्रेशन 0 लिख दें। हाँ, 6 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इंटीग्रेशन नहीं। याद रखना इस बात को कि डिफरेंशिएशन में हमेशा पावर 1 कम होता है, लेकिन इंटीग्रेशन में हमेशा पावर 1 बढ़ता है ना बच्चों, हमेशा 1 बढ़ता है। जैसे देखें यहाँ पे x का पावर कितना था? 5 था ना, लेकिन जब आपने इंटीग्रेट किया तो पावर 6 हो गया। यहाँ पे बताएं x का पावर 0 है ना बच्चों, लेकिन यहाँ x का पावर 1 है। तो इंटीग्रेशन में हमेशा पावर 1 बढ़ता है, तो कहीं 6 रहेगा, है ना बच्चों, तो उसका इंटीग्रेशन 6x हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? अगर यहाँ 6 dx लिखा होता तो 6x होता, 6 dt लिखा है तो 6t है ना। 6 d हाथी लिखा होता तो 6 हाथी हो जाता है इसका आंसर। याद रखोगे? तो क्या अब हम आगे बढ़ें? तो नेक्स्ट रूल है सम और डिफरेंस रूल। देखा था हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में भी, तो उससे ही मिलता जुलता है, ये भी उसी से मिलता जुलता है। और इसको हम डायरेक्ट एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। आपको दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ x² माइनस 2x प्लस 5 × d, ये दिया हुआ है। तो बच्चों जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आपको 3 टर्म्स दिख रही हैं, इन दोनों के बीच में माइनस है, इन दोनों के बीच में प्लस है। तो हम क्या करें? कुछ नहीं, जैसे हमने डिफरेंशिएशन में बारी बारी से सबको डिफरेंशिएट किया था, अरे इसको किया था फिर इसको किया था फिर इंटीग्रेशन में भी हम वैसे ही करते हैं, ठीक है। यानी कि हम चाहें तो इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे इक्वल टू करके इंटीग्रेशन, और पहले आप इसको इंटीग्रेट कर दें, है ना, x² को। और देखो बच्चों ये dx तो आपको लिखना ही पड़ेगा। अरे भाई जब इसको आप अंदर भेजेंगे तो इससे भी मल्टीप्लाइड होगा, इससे भी मल्टीप्लाइड होगा, इससे भी मल्टीप्लाइड होगा, है ना। ये dx सबके साथ है, ठीक है। तो x²d, उसके बाद बच्चों माइनस है ना, तो माइनस का साइन दे दे। फिर आपको क्या मिला? 2x मिला। आप 2x को इंटीग्रेट कर दें, ठीक है। dx जाएगा अंदर, 2x के साथ भी मल्टीप्लाइड होगा। फिर प्लस है बच्चों, तो प्लस लिखें, और 5 है ना, और उसके बाद यहाँ पे dx आप ऐसे कर दें, सही है। अब देखें, ध्यान से देखें,
इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, तो पावर में 1 ऐड करके उसी पावर से डिवाइड करना होता है, तो x³/3 आ जाएगा। अरे 2 में 1 ऐड करोगे तो 3 होगा ना। चलिए बहुत बेहतर। अब माइनस है तो माइनस दे दें, 2 पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और x पावर कितना है बच्चों, 1 है ना। अरे अभी फिलहाल पावर 1 है, तो square/2, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 आएगा, सही है। अच्छा उसके बाद क्या है बच्चों, प्लस, एंड बच्चों 5dx का इंटीग्रेशन कितना, 5x ना, क्योंकि 5 पार्टिसिपेट नहीं करेगा और dx का इंटीग्रेशन x होता है, अभी पढ़ा था हम लोगों ने। तो आप लिखेंगे x, है ना, और जो फाइनल आंसर आएगा उसमें आप c लगा लेंगे। अब बच्चों आप सोच रहे होंगे कि सर जब आपने ये वाला इंटीग्रेशन किया है, ठीक है, तो आपने ऐसे क्यों नहीं लिखा है, x³/3 + c, ठीक है। यहाँ जब इंटीग्रेशन किया इसमें भी तो आप +c लिख सकते थे, फिर जब आपने इसको इंटीग्रेट किया यहाँ भी तो +c लिखते हैं, फिर इसको इंटीग्रेट किया यहाँ भी तो +c लिखते हैं, है ना बच्चों। तो वो मैंने इसलिए नहीं किया है क्योंकि जब मैंने इसको इंटीग्रेट किया ना तो मैं ऐसे लिखता x³/3 + कुछ c1 लिखता, क्योंकि जो कांस्टेंट यहाँ आएगा वो यहाँ नहीं आएगा, अलग अलग इंटीग्रेशन में अलग अलग कांस्टेंट्स आएंगी, ठीक है। फिर जब मैं इसको इंटीग्रेट करता तो मैं लिखता -2x²/2 और प्लस कुछ c2 लिखता, सही है बच्चों। इसको जब इंटीग्रेट करता तो मैं लिखता 5x और प्लस c3 लिखता। अब बच्चों ये c1 c2 c3 तीनों को ऐड करेंगे तो हमको एक कांस्टेंट ही मिलेगा ना, बात समझ रहे हैं। तो वो कांस्टेंट मैंने मान लिया है कि c है, मतलब c1 + c2 + c3 मैंने c मान लिया है, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं कहता हूं, आप बिल्कुल मत घबराएं कि ये c क्या होता है, अभी देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल में ही उसी को समझना है कि हम ये c क्यों लिखते हैं, ठीक है। लेकिन ये आप जब पूरी तरीके से इंटीग्रेट कर लेंगे ना तो जो फाइनल आंसर आएगा उसमें बस आप c लगा देंगे, हर टर्म में c लगाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ समझ आया आपको, आगे बढ़ें फिर। चलिए तो एक एग्जाम्पल और है, आपको दिख रहा होगा, आप जल्दी से उसको ट्राई कर ले वीडियो को पॉज करके, है ना, और फिर उसके बाद हम आंसर देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन कहता है कि आपको इंटीग्रेट करना है 4x³ - 3x² + 5x, ठीक है बच्चों, एंड -7, इसको इंटीग्रेट करना है आपको, सही है। तो बच्चों एक बात बताऊं, ये वाला स्टेप लिखने की ज़रूरत थोड़े है, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया था। आप तो डायरेक्ट यही से देख के इंटीग्रेट कर सकते थे, जैसे x² का इंटीग्रेशन x³ और 2x का इंटीग्रेशन तो 2 पार्टिसिपेट नहीं करेगा, x²/2 ऐसे कर सकते थे। तो ये वाला स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो बिना मतलब का फालतू का स्टेप है, ठीक है। हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन शुरू करते हैं। बच्चों 4 पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और x³ का इंटीग्रेशन x⁴/4 कैसे भाई, तो पावर में 1 ऐड करते हैं और उसी पावर से डिवाइड करते हैं, तो वही तो किया है मैंने। 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 होगा, 4 से डिवाइड कर दिया मैंने। माइनस है तो माइनस दे दे, 3 पार्टिसिपेट नहीं करेगा, कांस्टेंट है, और x² का डिफरेंशिएशन x³ प्लस 5 पार्टिसिपेट नहीं करेगा, x का डिफरेंशिएशन x²/2। बच्चों पावर में 1 ऐड करना है, ठीक है। तो 1 + 1 2 हो जाएगा, माइनस और 7 का 7x होगा। बच्चों फिर से बताता हूँ, हम गलती करते हैं हम ये शुरू में, हालांकि आपको आदत हो जाएगी तो आप नहीं करेंगे, लेकिन शुरू में हम ये गलती कर देते हैं। जैसे ही हमको 7 दिखता है ना, हम यहाँ 0 लिख देते हैं। जी नहीं, डिफरेंशिएशन में ऐसा हुआ करता था, है ना। और मैंने बार बार आपसे कहा है कि इंटीग्रेशन में हमेशा पावर एक बढ़ता है। जैसे यहाँ पावर 3 था तो देखिए यहाँ 4 हो गया, 2 था तो 3 हो गया, पावर 1 था तो 2 हो गया, यहाँ x का पावर 0 है तो यहाँ x का पावर 1 आएगा, ठीक है। और जो फाइनल आंसर आएगा लगा दें आप उसमें c, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपका भी आंसर आया होगा। आया था, अच्छा हाँ, ये कैंसिल भी तो कर लें ताकि ये थोड़ा और खूबसूरत सा दिखे, है ना। तो ये बन जाएगा x⁴ - x³ + 5/2x² - 7x + c। इज इट क्लियर। तो हम आगे बढ़े और चलिए उस रहस्य से पर्दा उठा लेते हैं कि आखिर हम ये c क्यों लिखते हैं और इस c की वैल्यू आती कहाँ से, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। देखें फिर बच्चों, चलिए एक फंक्शन लेते हैं y = 3x², ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx कितना होगा बच्चों, आप जल्दी बताएं। 6x हो जाएगा। अरे डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 3 पार्टिसिपेट नहीं करेगा, 2 नीचे आएगा तो ये 6 बनेगा और ये x हो जाएगा। और डिफरेंशिएशन तो हमने खूब देखा है। तो 3x² का डिफरेंशिएशन
6x, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम इसको फिर से इंटीग्रेट करते हैं। मैंने कहा था ना आपसे कि किसी भी फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करेंगे, फिर जब आप उसको इंटीग्रेट करेंगे तो वापस से आपको वो फंक्शन मिल जाएगा। तो इंटीग्रेट कैसे करें भाई? उसके लिए ना, इंटीग्रेट करने के लिए सेम टाइप के वेरिएबल्स को सेम साइड में भेजा जाता है। यानी जितने भी x आपको दिख रहे होंगे सबको एक साइड में, जितने भी y दिख रहे होंगे सबको एक साइड में, ठीक है। तो बच्चों यहाँ तो x दिख रहा है और यहाँ भी x दिख रहा है, तो dx को ऊपर लेके चले जाएं? जी हाँ, बिल्कुल लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। dy इज इक्वल्स टू तब हो जाएगा 6x इंटू dx, ऐसा करके हो जाएगा। अरे बात समझ में आ रही है? अब हम इंटीग्रेट करेंगे। अब हम लिखेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड्स, है ना बच्चों। जैसे हमने यहाँ क्या किया था, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, हैं, मन करे तो लिख सकते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। ठीक उसी तरीके से अब हम यहाँ करेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड्स, ठीक है। तो बच्चों इंटीग्रेट बोथ साइड्स के लिए ना बस ये यही साफ छोड़ना होता है हमको, है ना, बस वो साइन लगा देना होता है। तो ये रहा dy का इंटीग्रेशन और ये रहा 6x dx का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब चलिए बच्चों, अभी हमने देखा कि dx का जो इंटीग्रेशन होता है x होता है, dy का इंटीग्रेशन y होता है, dz का इंटीग्रेशन z होता है। अभी देखा था हम लोगों ने, हाँ हमने ये भी देखा था कि यहाँ प्लस सी लगाते हैं, लेकिन एक काम करते हैं, हम यहाँ प्लस सी नहीं लगाते हैं और देखते हैं क्या गड़बड़ होता है। हम बस ये मान के चलते हैं कि dx का इंटीग्रेशन x, dy का इंटीग्रेशन y, dz का इंटीग्रेशन z, बस यही मान के चलते हैं, ठीक है बच्चों। तो बताएं, जल्दी बताएं तो dy का इंटीग्रेशन कितना लिखा जाएगा, y। और ये हम करेंगे, फिजिक्स में खूब होता है ये, dv मिलेगा तो v, dt मिलेगा तो t, ठीक है। चलिए 6 पार्टिसिपेट नहीं करेगा और बचा x dx ना, क्या बच्चों, क्या बचा, x dx बचा। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा, अच्छा एक काम करते हैं, हम लिखते ही हैं x dx, ठीक है। अभी आप नए नए हैं तो घबराए नहीं, है ना। अब एक बात बताएं, यहाँ x का पावर 1 है तो पावर में 1 ऐड करके उसी पावर से डिवाइड करना है। तो जब आप पावर में 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है, और ये कैंसिल हो जाएगा, है ना बच्चों, 3 से, एंड आपको मिल गया y इज इक्वल टू 3x²। मिला क्या? आप कहाँ से चले थे, जल्दी बताएं। y इज इक्वल टू 3x² से चले थे आप, है ना। आपने एक बार डिफरेंशिएट किया, एक बार इंटीग्रेट किया, फिर से आपको मिल गया y इज इक्वल टू 3x², यानी कोई दिक्कत नहीं है। हमने c नहीं भी लगाया तो कोई दिक्कत हुई क्या? जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब एक काम करते हैं, अगेन y इज इक्वल टू एक दूसरा फंक्शन लेते हैं 3x² + 6, सही है, 3x² + 6, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। dy/dx इज इक्वल्स टू, बच्चों इसका डिफरेंशिएशन 6 है और 6 का डिफरेंशिएशन 0, कितना, 0, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसको ऊपर लेके जाएं तो dy इज इक्वल्स टू मिला 6x इंटू dx, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। अरे भाई इंटीग्रेट करना है ना आपको, तो इंटीग्रेट करें। अब dy का इंटीग्रेशन आपने क्या सीखा बच्चों, जल्दी बताओ, y, है ना, और इसका इंटीग्रेशन यही वाली चीज़ ना है बच्चों, यही वाली चीज़ ना है, यानी कि 6 पार्टिसिपेट नहीं करेगा और x के लिए लिखेंगे x²/2, ठीक है। और इससे जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो आपको यहाँ 3 मिलेगा, y इज इक्वल टू मिला 3x²। मुझको एक बात बताएं, क्या हम जहाँ से चले थे हम वही पहुँच गए हैं क्या? जी नहीं, हम चले थे y इज इक्वल टू 3x² + 6 से, जल्दी बोलो बच्चों, और पहुँचे हैं y इज इक्वल टू 3x² पे। गड़बड़ हो गई कि नहीं? यहाँ गड़बड़ नहीं हुई थी, यहाँ y इज इक्वल टू 3x² से चले भी थे और y इज इक्वल टू 3x² तक पहुँच भी गए। यहाँ तो गड़बड़ हो गई ना, बात समझ रहे बच्चों। और गड़बड़ हुई कहाँ पता है? इसके बाद, इस स्टेप के, यहाँ तक भी सही था सब, इसके बाद गड़बड़ हुई है। जब आपने इंटीग्रेट किया है ना तो यहाँ +6 आना चाहिए था ना बच्चों, लेकिन नहीं आया है। तो इसीलिए जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो अपने मन से एक कांस्टेंट लगा देते हैं। बात समझ रहे हैं? क्योंकि हो सकता है कि ओरिजिनल फंक्शन में कोई कांस्टेंट रहा हो जो डिफरेंशिएशन के दौरान गायब हो गया हो। आई बात समझ में? तो हम लिख सकते हैं कि हियर c इज इक्वल टू कितना, 6। और ये 6 कैसे पता चला? तो देख के पता चला, है ना, आपने थोड़ी सी चोरी कर ली, आपने ओरिजिनल फंक्शन की तरफ झांक लिया तो पता चल गया कि यहाँ 6 था, तो आप ऐसे 6 लिख सकते हैं यहाँ, ठीक है। और बच्चों तब हम, इसका मतलब ये है कि तब हम यहाँ पर भी
यहाँ पर भी c और प्लस सी लिखेंगे। हाँ, ये अलग बात है कि यहाँ पे c की वैल्यू 0 है। आपने जब झांक के देखा तो यहाँ कुछ भी नहीं है, तो 0 भी तो एक कांस्टेंट होता है। जल्दी बताएं। तो इसका मतलब ना, इससे प्रूफ होता है कि जब कभी भी हम इंटीग्रेट करेंगे तो हम अपने मन से कांस्टेंट लगा देंगे, है ना बच्चों। क्यों लगा देंगे? क्योंकि डिफरेंशिएशन के दौरान कांस्टेंट्स गायब हो जाते हैं, है ना। तो फिर वापस से जब आप इंटीग्रेट करके ओरिजिनल फंक्शन ला रहे हैं, आपको उन कांस्टेंट्स को भी तो लाना पड़ेगा। अब चूंकि कांस्टेंट के बारे में हमको पता नहीं होता है कि वो कितना है, तो इसीलिए हम सिर्फ c लिख के छोड़ देते हैं। हाँ, क्वेश्चन में अगर हिंट दे देगा तो हम इस c की भी वैल्यू निकाल लेंगे। तो इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे ना, उसमें हमको कोई हिंट नहीं दिया जा रहा था, तो इसीलिए बस प्लस सी लिख के छोड़ देते थे। लेकिन चलिए हम एक अगला क्वेश्चन करेंगे जो हमको हिंट देगा कि c की वैल्यू कितनी है। ठीक है बच्चों, तो क्या मैं इसको मिटाऊं? और मेरे ख्याल से आपको काफ़ी अच्छे तरीके से आइडिया लग गया होगा कि हम क्यों प्लस सी लिखते हैं। ठीक है, चलिए करें नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y इफ dy बाई dx। अच्छा, यानी किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करके उसकी वैल्यू दी गई है ना बच्चों। वो दी गई है 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर, है ना, माइनस 6x और प्लस 3, कुछ ऐसा करके दिया हुआ है। ठीक है, और कहता है कि एट x इज इक्वल्स टू 0 y इज इक्वल्स टू 1 है। मतलब एक डेटा दिया हुआ है ना बच्चों, कि अगर आप x की जगह पे 0 डाल देंगे ना तो y आपको 1 मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। बच्चों, क्या है कि आपको y चाहिए। क्या चाहिए? आपको y चाहिए, और आपको dy बाई dx पता है ना बच्चों। यानी y को डिफरेंशिएट करके आपको दिया गया है, तो वापस से अगर आपको y चाहिए तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट करने के लिए हम करते क्या हैं, सेम टाइप के वेरिएबल्स को सेम साइड में भेजते हैं। तो ये जो dx है उसको भेज दें इधर x की फैमिली के साथ। ठीक है, तो इस साइड में आपको मिलेगा dy और यहाँ मिलेगा 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, और बच्चों इंटू dx लिख देंगे। इज इट क्लियर? बस हम dx को नीचे से ऊपर लेके चले गए उस साइड में। ठीक है ना। अब क्या करें, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, वही लिखेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड्स करेंगे। ठीक है, तो जिससे होगा क्या कि बस ये साइन आ जाएगा, है ना, 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इंटू dx। सही है, आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो dy का इंटीग्रेशन कितना, y। अच्छा बच्चों, एक बात और है, हम यहाँ y प्लस, आप सोच रहे होंगे कि कुछ c लिखा जाए, तो चलिए लिख देता हूँ y प्लस c1। लेकिन बच्चों, जब हम इन सब को इंटीग्रेट करेंगे तो कुछ c2 लिखना होगा। तो जब ये c1 इधर आएगा तो c2 माइनस c1, और c2 माइनस c1 भी तो एक कांस्टेंट है। समझ रहे हैं? तो क्यों ना हम उसको c लिख दें। तो इसीलिए ना बच्चों, ये अगर दोनों साइड आप इंटीग्रेट करते हैं तो दोनों साइड कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि एकदम फाइनल आंसर में लास्ट में हम कांस्टेंट c लिखते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ नहीं लिखता हूँ मैं y, dy का सिर्फ y लिख देता हूँ। जल्दी बताएं। अच्छा, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। 4 पार्टिसिपेट नहीं करेगा, x क्यूब का इंटीग्रेशन x टू दी पावर 4/4। अरे बच्चों, पावर में 1 ऐड करना है, उसी पावर से डिवाइड करना है। तो 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 आएगा, तो लिखा मैंने 4, और उसी पावर से डिवाइड कर देना है। प्लस 3 पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और x स्क्वायर का चलो पावर में ऐड करो तो x क्यूब बनता है, और उसी पावर से डिवाइड करेंगे। माइनस 6 पार्टिसिपेट नहीं करेगा, x टू दी पावर 1 है ना, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, और उसी पावर से डिवाइड भी करना है। और प्लस 3 का इंटीग्रेशन बच्चों 3x, देखा था हम लोगों ने जी, बिल्कुल। तो 3x, अब ये मतलब बिल्कुल आपको आदत हो जानी चाहिए इंटीग्रेशन की। ठीक है, अब क्या है ना कि हम लिखेंगे प्लस c। अब ये c कितना है, इसी के लिए ये हिंट दिया हुआ है, इसी के लिए ये हिंट दिया हुआ है। हम लिखेंगे कि सिंस गिवन, ये दिया हुआ है कि एट x इज इक्वल्स टू 0 y इज इक्वल्स टू 1। तो पता है बच्चों हम क्या करेंगे, है ना। अच्छा, एक काम करते हैं ना, इसको कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ 3 मिलता है। ठीक है, एक मिनट रुक जाए, इसको ढंग से लिख लेने दें। y इज इक्वल्स टू x टू दी पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर
प्लस 3x एंड प्लस सी। अब हम लिखेंगे कि सिंस एट x इज इक्वल्स टू कितना बच्चों 0, y इज इक्वल्स टू 1 है ना, तो एक काम करो ना, फिर इस इक्वेशन में तुम x की जगह पे 0 डाल दो और y की जगह पे 1 डाल दो, दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो बच्चों y की जगह 1 डालेंगे तो यहाँ 1 आएगा, इसकी जगह पे 0 डाल देंगे तो 0 आएगा, प्लस इसकी जगह 0 डाल देंगे तो 0 आएगा, प्लस माइनस है ना, इसकी जगह पे 0 डाल देंगे ये भी 0 हो जाएगा, इसकी जगह पे 0 वो भी 0 और प्लस c बचा ना। इसका मतलब c कितना हुआ बच्चों 1 हुआ। देखा आपने क्वेश्चन ने कैसे हिंट दे दिया था c निकालने के लिए है। अब हम पूरा जो प्योर फंक्शन है वो लिख सकते, ठीक है। इसका मतलब y इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो x टू दी पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस, अब c थोड़े लिखेंगे, c की वैल्यू पता चल चुकी है, कितनी है बच्चों 1 है, तो आप यहाँ 1 लिख देंगे। और बच्चों यही है हमारा ओरिजिनल फंक्शन, इसी को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको ये मिलेगा। और ये आपके लिए एक होमवर्क है, इसको डिफरेंशिएट करके देखें तो ये मिल रहा है कि नहीं। होमवर्क क्या अभी करके देख लेते हैं। x टू दी पावर 4 का डिफरेंशिएशन तो 4x क्यूब ही तो होगा, पावर नीचे आएगा, पावर में से 1 माइनस होगा तो लिखा हुआ है 4x क्यूब, ठीक है। x क्यूब का 3x स्क्वायर लिखा हुआ है 3x स्क्वायर। और बच्चों इसका जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर नीचे आएगा तो माइनस 6x होगा ना, लिखा हुआ है माइनस 6x। देखा आपने 3x का डिफरेंशिएशन, 3 पार्टिसिपेट नहीं करेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 तो सिर्फ 3 बचेगा 3 और 1 का डिफरेंशिएशन 0। इज इट क्लियर बच्चों? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अच्छे से इसको समझ गए होंगे। तो क्या अब हम आगे बढ़ें? बच्चों इस साइड में कुछ फंक्शंस के डिफरेंशिएशन दिए हुए हैं और ये हमको याद भी है कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x है ना। और आगे बढ़े तो e टू दी पावर x का e टू दी पावर x, रूट x का 1/2 रूट x याद कर रखा है हम लोगों ने। अब बच्चों इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनके डिफरेंशिएशन ये हैं तो इनके इंटीग्रेशन ये हो जाएंगे, है ना बच्चों। इसका मतलब ये हुआ कि अगर sin x का डिफरेंशिएशन cos x है तो cos x का इंटीग्रेशन sin x हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? अगर हम इधर जा रहे हैं डिफरेंशिएट करके तो वापस आएंगे इंटीग्रेट करके, देखा था हम लोगों ने। इज इट क्लियर? तो यहाँ से क्लियर है कि cos x का इंटीग्रेशन होगा sin x। तो देखो बच्चों यहाँ पे मैंने वही सारी चीज़ें लिखी हैं, आप ध्यान से देखें ना, तो बस इसी को मैंने पलट के लिख दिया है, ठीक है। तो जनरली हम इसको याद नहीं करते हैं, हम याद इसी को रखते हैं, है ना। और जब भी ज़रूरत होती है तो हम पलट लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए एक बारी जल्दी से देखते हैं कि ये सारी चीज़ें कैसे लिखी गई हैं, ठीक है बच्चों। cos x का इंटीग्रेशन sin x, वो चीज़ यहाँ लिखा है। अच्छा, cos x का डिफरेंशिएशन sin x, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस साइन को उधर लेके चले जाएं, माइनस cos x, तो sin x dx है ना का इंटीग्रेशन होगा। बच्चों ये dx रखना ही होता है, जैसे जब आप डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं तो d cos x by dx ही तो होता है ना, माइनस sin x। तो डिफरेंशिएशन में नीचे में dx रखना जरूरी होता है, इंटीग्रेशन में यहाँ dx रखना जरूरी होता है। ये हमने पहले भी देखा था, ठीक है। तो कंफ्यूज ना करें कि सर ये dx कहाँ से आया, ये आएगा ही। ये साइन और ये dx, ये जब तक नहीं रहेगा हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। सिर्फ अगर कहीं लिखा रहे sin x, कोई मीनिंग नहीं है इसका। बात समझ रहे हैं? तो इंटीग्रेशन के साइन के साथ ही फ्री में मिलता है हमको ये dx, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखा हमने cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस को उधर लेके जाएं तो माइनस cos x। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, है ना बच्चों, sec स्क्वायर का tan x। ठीक उसी तरीके से cos x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस को उधर लेके चले जाएं तो माइनस cot x होगा, और प्लस c तो हम लगाते रहेंगे। चलिए sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x, तो sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन अब उधर जाना है तो sec x लिखेंगे, sec x प्लस c। cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x इंटू cot x, तो cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन होगा, माइनस साइन को आप उधर लेके चले जाएं तो ये माइनस cosec x है ना, और प्लस c। e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन भी e टू दी पावर x और e टू दी पावर का इंटीग्रेशन भी e टू दी पावर x, देखिए यहाँ लिखा हुआ है। चलिए ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होता था, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि 1/x का इंटीग्रेशन ln x होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 1/x को क्या हम ऐसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं?
x को ऊपर लेके जाए तो पावर -1, है ना बच्चों, और उसके बाद हम लिख लेंगे, और उसके बाद पावर में 1 ऐड करके उसी पावर से डिवाइड करके ऐसे भी तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन नहीं। देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो बच्चों पावर में 1 ऐड करेंगे ना, तो -1 + 1 और -1 + 1 ऐसे ही करेंगे बच्चों। ये 0 है तो ये लिखा हुआ है x⁴ डिवाइडेड बाई 0, और समथिंग अपॉन 0 अनडिफाइंड होता है। बात समझ रहे बच्चों? तो इसका मतलब हुआ कि 1/x का इंटीग्रेशन हम इस रूल से नहीं करने वाले हैं। तो याद रखना बच्चों, ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना x⁴ dx का इंटीग्रेशन x⁴ n+1 डिवाइडेड बाई n+1 + c करके पढ़ा था, तो यहाँ पे मुझसे छूट गया था, तो चलिए मैं अपनी गलती सुधार लेता हूँ। n जो है ना वो -1 नहीं होना चाहिए, ये बाकी सब n के लिए वैलिड है, बस n की जगह पे आप -1 मत रखना, जो कि यहाँ पे आया है ना बच्चों। इसका मतलब हुआ कि 1/x का इंटीग्रेशन हम इस रूल से नहीं करते हैं, याद रखना। बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ क्या कि 1/x का इंटीग्रेशन होगा ही नहीं, जी नहीं। 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln x, क्योंकि ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। याद रखोगे बच्चों? आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से बच्चों, क्या है कि √x का डिफरेंशिएशन हमने याद किया है 1/2 √x होता है, ठीक है। तो 1/2 √x का, ठीक है, जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना होगा, तो √x हो जाएगा, √x हो जाएगा। अरे √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x, तो 1/2 √x का जो इंटीग्रेशन होगा वो √x हो जाएगा, है ना बच्चों। तो एक काम करते हैं, हमको निकालना है कि 1/√x का इंटीग्रेशन कितना होगा। सही है बच्चों, 1/√x का हमको ये निकालना है, 1/√x का √x का इंटीग्रेशन निकालना है। तो एक काम करते हैं, ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, इस 2 को हम अंदर भेज देते हैं। इज इट क्लियर बच्चों? और ये तो हमने याद कर रखा है ना, ये तो हमने याद कर रखा है कि इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो √x होता है। तो जो आपका आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, तो 2 √x हो जाएगा। तो आप चाहें तो डायरेक्ट याद रख सकते हैं, हालांकि जनरली लोग याद नहीं रखते हैं, लेकिन आप चाहें तो याद रख सकते हैं कि 1/√x का, ठीक है, इंटीग्रेशन 2 √x हो जाएगा। अदरवाइज x⁴ n dx वाले फॉर्मूले से तो हम इसको सॉल्व कर ही लेंगे, और हमने किया भी है। आज ही के लेक्चर में आप पीछे जाके देखेंगे तो हमने इसको सॉल्व किया था, आंसर आया था 2 √x, है ना बच्चों। तो मन करे तो याद रखना, अदरवाइज ये कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इसको सॉल्व भी करके निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन चूंकि हम ये याद रखते हैं ना, √x का 1/2 √x, बात समझ रहे हैं, तो इस 2 को ऊपर भेज दे बस, ठीक है ना बच्चों। 2 को आप ऊपर भेज दें, यानी 1/√x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 √x। मन करे तो याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x², तो माइनस साइन को अगर उधर भेज दें तो 1/x² का इंटीग्रेशन 1/x होगा। इसको भी चाहे तो तुम याद रख सकते हो, मतलब मुझे तो याद है, मुझे कभी भी 1/x² दिखता है तो मैं इस पावर को ऊपर ले जाके और फिर x⁴ n dx वाला फॉर्मूला लगाने नहीं जाता। मुझे याद है कि 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x होता है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। क्लियर है बच्चों? चलिए, x का डिफरेंशिएशन 1 याद रखा था, तो बच्चों 1 का इंटीग्रेशन, अरे 1 × dx लिखा रहे तो इसका इंटीग्रेशन x ही तो होता है, देखा ही तो है हमने। अरे यार इसका मतलब सिर्फ dx ही हुआ ना, और dx का इंटीग्रेशन x होता है, देखा है हम लोगों ने। सही है बच्चों, तो आप इसको याद रखेंगे। अब देखें सबसे ज़्यादा गड़बड़ कहाँ होती है ना, वो होती है sin x और cos x में, है ना। कभी अचानक से ना जब आ जाता है कि इंटीग्रेशन ऑफ sin x, तो हम बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये माइनस में होगा कि प्लस में होगा। नहीं, बहुत सारे लोगों से आप पूछेंगे ना इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, तो गलती से वो इसका आंसर लिख देते हैं cos x, sin x का cos x लिख देते हैं। लेकिन बच्चों एक चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है, sin x और cos x की बात हो रही है सिर्फ, तो जिसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होता है उसका इंटीग्रेशन नेगेटिव होता है, यही बात याद रखना, कभी दिक्कत नहीं होगी। और जिसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है उसका इंटीग्रेशन पॉजिटिव होता है, याद रखोगे इसको। चलिए अब देखें, ठीक है, पॉजिटिव होता है, जैसे sin x का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होता है ना, तो इसका इंटीग्रेशन नेगेटिव होगा,
है ना बच्चों। अच्छा होगा तो कॉस ही, साइन का डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो, कॉस ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है तो इंटीग्रेशन नेगेटिव होगा, है ना। और cos x का डिफरेंशिएशन नेगेटिव है तो इंटीग्रेशन पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है बच्चों, याद रखना ये। आगे बढ़े फिर, चलिए एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। मान लें कि कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ, है ना बच्चों, 3 sin x प्लस 4e⁻x माइनस 7x² प्लस 2, इतना लंबा चौड़ा लिखा हुआ है। आप जल्दी से इसको इंटीग्रेट करें तो बच्चों 3 का इंटीग्रेशन, सॉरी 3 तो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, रहने देते हैं। और sin x का इंटीग्रेशन बच्चों, sin x का डिफरेंशिएशन प्लस cos x होता है तो इंटीग्रेशन माइनस cos x होगा, ऐसे याद रखेंगे। तो माइनस cos x सही है। अच्छा प्लस है तो प्लस दे, 4 पार्टिसिपेट नहीं करेगा, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है, माइनस 7 पार्टिसिपेट नहीं करेगा, x³/3 एंड प्लस 2x हो जाएगा ना बच्चों, 2 का 2x लिखते हैं, देखा था हम लोगों ने, एंड प्लस c हो गया आपका आंसर बच्चों। को डाउट है? चलिए जल्दी से एक और कर लेते, क्या दिक्कत है। 1 लिखा हुआ है 4/x², ठीक है, माइनस लिखा हुआ है 2/√x प्लस 3/x, ऐसे करके लिखा हुआ है, और यहाँ दिया हुआ है dx। आपको इसको सॉल्व करना है ना। तो बच्चों मैंने कहा था ना 1/x² का याद ही रखना, -1/x होता है। तुमको मन करे तो तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, 4 पार्टिसिपेट नहीं करेगा, x² को जब ऊपर लेके जाओगे तो x⁻² बनेगा, और फिर x⁻² का इंटीग्रेशन कर लेना। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है यार, याद रखो इसको, बहुत थोड़े से तो हैं, याद रखिए आप इनको, खूब मिलते हैं ये लोग आपको। तो 4 पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x होता है, डायरेक्ट लिखा मैंने। फिर माइनस, और 2 बच्चों पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और 1/√x का, देखा बच्चों 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x होता है। तो अगर आप इसको याद रखेंगे तो फायदा होगा, है ना। तो 2√x, इज इट क्लियर। एंड प्लस 3 पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और 1/x है ना, तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है बच्चों ln x। कहाँ गया 1/x का इंटीग्रेशन ln x, तो आप यहाँ ln x लिखेंगे एंड तब प्लस c लिखेंगे। आप इसको सॉल्व कर लें, सॉल्व क्या कर लें मतलब इसको सिंप्लीफाई कर लें। -4/x माइनस 2 × 2 4 हो जाएगा ना, 4√x एंड प्लस 3 ln x प्लस c, कुछ इस तरीके से आपको आपका आंसर मिल गया, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, और ये सिर्फ 3 लेक्चर्स का ही होगा, ठीक है। अगले लेक्चर में कुछ और भी रूल्स वगैरह थोड़े बहुत देखेंगे, और डेफिनेट इंटीग्रेशन देखेंगे, ठीक है। और जो सबसे लास्ट लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे कि इंटीग्रेशन का यूज़ क्या होता है। क्लियर है, 2 यूज़ है, तो वो दोनों एक ही लेक्चर में आ जाएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए फिर, थैंक यू।